स्वागत है आप सबका अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने दोस्तों कल जो है वो हिंदी भाषा स्टार्ट किया है, हिंदी व्याकरण CGPSC प्री से रिलेटेड। तो कल हम लोगों ने देखा उसका सिलेबस क्या क्या है और हमको किस किस टॉपिक पर जो है वो चर्चा करनी है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो है भाषा का सामान्य परिचय देखा और भाषा की उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हुई है, कैसे तथ्य थे, वो सारी चीज़ें देखी है। आज हम लोग व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्याकरण में हम लोगों ने सबसे पहले वर्ण से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे जो सिलेबस बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याकरण। और व्याकरण में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण, ठीक है। क्या देखेंगे? वर्ण। तो वर्ण पर चर्चा करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि व्याकरण जो है उसका अर्थ क्या है। व्याकरण का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। व्याकरण मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत का भी जो है अपना व्याकरण होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बचपन में पढ़ी। मगर व्याकरण मतलब होता क्या है? व्याकरण मतलब आप समझ सकते हो कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी रचना है जिससे हम उन लोगों को जो है वो 3 बातों की जानकारी मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी? तो पहला है किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा के व्याकरण से अगर हम लोग रिलेट करें, ना कि केवल हिंदी भाषा, किसी भी भाषा की अगर ग्रामर में देखें तो हमको 3 बातों की जानकारी मिलती है। पहला है उस भाषा का शुद्ध जो है वो उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। भाषा का क्या है? शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं। दूसरा, शुद्ध लेखन। और तीसरा क्या है? शुद्ध प्रयोग, ठीक है। तो भाषा से हमको पता चलता है कि किसी भी व्याकरण से हमको पता चलता है कि किसी भी जो भाषा है उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, शुद्ध जो है उसका प्रयोग कैसे करना है, शुद्ध उसका लेखन कैसे किया जाता है। इन 3 बातों की जानकारी देने वाला ग्रंथ ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वो कृति ही व्याकरण कहलाती है, ठीक है। तो व्याकरण में हम लोगों ने व्याकरण के जो 3 अंग हैं, व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? तो व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला कौन कौन सा है? वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार, ठीक। तो हम लोग इन तीनों बिंदुओं पर, वर्ण विचार, शब्द विचार और जो है वाक्य विचार पर हम लोग चर्चा करेंगे, तीनों बिंदुओं पर। लेकिन तीनों बिंदु जो है वो हम लोग देखेंगे किसके अकॉर्डिंग? CGPSC प्री का जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर आधारित जो है हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कल सिलेबस में बताया कि CGPSC में क्या क्या क्वेश्चन जो है बनता है। आप लोग भी, आप पिछले 4-5 साल का अगर पेपर है तो आप लोग देख सकते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याकरण में वर्ण को, ठीक। वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को जो है बहुत अच्छे से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या अगर पूछे कुल संख्या कितनी है तो वो है 52। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं सारी चीजें आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आपको निरंतर जो है सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आपके अगर पास कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण आप लोग पढ़े होंगे, जो क ख ग अ ब स द जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण। लेकिन परिभाषिक दृष्टि से वर्ण क्या होता है? तो हम लोग अगर इसकी परिभाषिक दृष्टि से वर्ण देखें तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे कि जो सार्थक मूल ध्वनि, वर्ण उसे कहते हैं कि जो सार्थक मूल ध्वनि चिन्हों को
वर्ण कहा जाता है। ठीक है, किसको? सार्थक मूल ध्वनि चिन्हों को। ध्वनि होनी चाहिए पहली, वो सार्थक होनी चाहिए और उसका एक चिन्ह होता है। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की अपनी एक लिपि होती है और जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्ण परिभाषा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको जो नोट्स है वो ऑनलाइन क्लासेस में टेलीग्राम के माध्यम से या ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो आप समझने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, वर्ण उस मूल सार्थक व मूल ध्वनि चिन्हों को कहते हैं जिसकी अपनी एक लिपि होती है और जिसका खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसकी एक अपनी लिपि होती है वो सार्थक मूल ध्वनि, मतलब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो सार्थक होनी चाहिए। सार्थक मतलब चिल्लाना या कुछ भी कर देना, वो वर्ण नहीं कहलाएगा। सार्थक ध्वनि होनी चाहिए और उसकी एक लिपि हो और उसका खंडन न किया जा सके। जैसे हम लोग अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं अ, तो अ के लिए एक निश्चित ध्वनि चिन्ह है, कौन सा? ये। ठीक है, अ जैसे हम लोग बोलते हैं तो ये हमारा जो है वो दिमाग में आ जाता है और इसका एक निश्चित ध्वनि चिन्ह है और इसका खंड भी जो है वो नहीं किया जा सकता और ये इसकी एक अपनी लिपि भी है। ठीक है, ये संकेत है, यही इसकी लिपि है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वैसे ही हम लोग एक उच्चारण करें क, तो क का भी जो है ये रूप है और क का भी जो क्या कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा। इसकी एक लिपि है, इसका खंड जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। वर्ण, फिर से एक बार उदाहरण परिभाषा दोहरा दे रहा हूं। वर्ण उन मूल ध्वनि चिन्हों को कहते हैं जिसकी अपनी एक लिपि होती है और जिसका खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरे रूप में इसकी परिभाषा बताऊं तो हम लोगों ने कल जो है वो पढ़ा था, क्या? भाषा पढ़ी थी और भाषा में 3 चीजें हम लोगों ने देखी थी। भाषा के प्रकारों में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा की जो मूल इकाई क्या होती है? भाषा के मौखिक इकाई की जो मूल ध्वनि है, मौखिक भाषा की जो मूल ध्वनि है, उसके लिखित रूप को मौखिक भाषा के मूल ध्वनि, मूल इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। मौखिक भाषा के मूल ध्वनि की लिखित इकाई को वर्ण कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये परिभाषा आप लोग ध्यान में रखिए। वर्ण उस मूल ध्वनि चिन्हों को कहते हैं जिसकी अपनी एक लिपि हो और जिसका खंड न किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा परिभाषा, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से वे मूल ध्वनि चिन्ह हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण जैसे देख लीजिए आप लोग, आ है, आ है, ई है, का, ख, म, ये सब क्या हैं? ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ठीक, तो वर्णों की अगर कुल संख्या पूछे तो 52 होती है। मैं बाद में मूल वर्ण जब हम लोग ये कंप्लीट करेंगे तो सारी चीजें आपको करवाऊंगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? सभी क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो या इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे हम लोग वर्णों के प्रकार। ठीक, तो बेसिकली आप लोग को पता है वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, वर्णों के प्रकार, तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है
व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। ठीक, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करते जाऊंगा। इसके अलावा भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर वर्ण जो है वो स्वर जो है क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और व्यंजन वर्ण जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक, आप लोग बेसिक चीजें याद रखिएगा, समझते हैं इसको। स्वतंत्रता का मतलब स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग जब कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आ, बा, सा, दा, का, खा, गा, घा, जितने भी है, तो जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है वायु बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, उच्चारण करके देखिएगा, जो हवा है वो बाहर निकलती, तो जो ये हवा वर्ण के उच्चारण के समय जो हवा बाहर निकलती है उसको क्या कहा जाता है, प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो मुख से हवा निकलती है उसको क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। ठीक, तो स्वर वर्ण क्या होता है, जब स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख से निकलने वाली हवा जो है वो सीधे अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है, उससे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, बिना रोक टोक के वो बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, स्वर वर्ण के उच्चारण के समय जो हवा है, प्राणवायु जो है वो अंदर से बाहर की ओर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। उस समय जो प्राणवायु है वो मुख का कोई भी अवयव जो है, अंदर जो जीभ है, कंठ है, वो उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करता, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक, इसकी अगर परिभाषिक दृष्टि से इसको देखें तो क्या हो जाएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है या मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के ही मुख से सीधे बाहर निकल जाती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु या मुख से निकलने वाली हवा सीधे अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है, वे क्या कहलाते हैं, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिनका जो बिना किसी रोक टोक या बिना किसी बाधा से सीधे बाहर निकल जाए। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो स्वतंत्रता का एक और मतलब है, आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरी परिभाषा इसकी, स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े तो वे क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अ है, जैसे अ है, अ का उच्चारण करते समय हमको किसी और जो है वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। जैसे आ है, आ का उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। जैसे ए है, ए का उच्चारण करते समय हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे स्वर वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है हमारे पास, तो स्वर वर्ण की संख्या है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कितनी, 11। कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा। आ, ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए, ओ, औ, और एक छूट गया था क्या, री। ठीक, तो ये 11 जो है वो क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो बाधा या रोक टोक के साथ बाहर निकले, या दूसरे इसकी परिभाषा में देखें तो वे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। कैसे, तो आप लोग देखिएगा, जैसे का है,
क का उच्चारण करते समय हमको, जैसे आधा क है ये वर्ण है, तो इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते बिना, जब तक इसमें क्या है, आ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ण इसमें जुड़ रहा है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी और वर्ण या स्वरों की सहायता से हो। ठीक है, किसी और वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, वे क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। ठीक है, स्वरों की सहायता से हो, ये क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, मैं पहले बता दिया। इनके उच्चारण के समय जो प्राणवायु है वो रुकावट के साथ बाहर निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और दूसरा परिभाषा देखें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे माँ है तो आधा माँ का उच्चारण तब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें जो है आ दूसरा जो स्वर है वो ना जुड़ा हो, तब तक इसका उच्चारण जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो है हमेशा स्वरों की सहायता से होती है। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है टोटल 33। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे। स्वर वर्ण जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, व्यंजन वर्ण पर। ठीक है, किस पर डिस्कस करेंगे, व्यंजन वर्ण पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण को, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए स्वर वर्णों की संख्या मैं कितनी बताया, 11 स्वर वर्णों की संख्या है। ठीक है, तो ये जो है टोटल 11 जो है स्वर वर्ण है। इसके अलावा 2 स्वर हम लोग और पढ़ते थे उस समय, एक होता था अम और दूसरा होता था क्या, अह। ठीक, अम और आह 2 स्वर हम लोगों ने और पढ़े हैं। ठीक है, बचपन में पढ़ते थे, लेकिन ये दोनों है, ये स्वर नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों न तो स्वर हैं और न ही जो है वो व्यंजन है। ठीक है, ना तो ये स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो फिर ये है क्या, तो ये दोनों जो हैं अम और आह, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अयोग वाह वर्ण। क्या हैं, अयोग वाह वर्ण कहे जाते हैं इसको, इन दोनों को। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, याद रखिएगा। और यहां पर पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैं कल ही बताया था, जहां पर मूल शब्द आएगा तो वहां पर जो है संस्कृत की बात होगी। और जब संस्कृत की बात होगी तो संस्कृत के जो है वो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये री जो है संस्कृत में जो है वो ह्रस्व स्वर के रूप में इसका प्रयोग होता है। और इसका दीर्घ स्वर जो होता है, ये हम लोग जो री हम लोग प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में इसका दीर्घ रूप जो प्रयोग होता है, इसको 2 बार और घुमा देंगे तो ये बड़ा री जो है वो संस्कृत में होता है। इसके अलावा एक और स्वर होता है इसमें, री। ठीक है, तो ये दोनों स्वर इसमें जुड़े होते हैं, किसमें, संस्कृत वाले में। तो इसीलिए संस्कृत के जो है वो स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर लगाएंगे 11। ठीक है, और जहां पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर लगाएंगे 13। ठीक है, या पूछा जाएगा मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर लगाएंगे क्या, 13। ठीक है, फिलहाल ये दोनों संस्कृत में है, हमारे सिलेबस में नहीं है संस्कृत, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जानकारी में याद रखिएगा, दोनों चीज आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अयोग वाह वर्ण। तो ये जो अयोग वाह वर्ण है, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है, 1 और 2। ध्यान में रखिएगा, 2 है अयोग वाह वर्णों की संख्या। ठीक है, अब ये अयोग वाह वर्ण का अगर शाब्दिक विच्छेद कहें तो ये क्या हो जाएगा, आ प्लस योग प्लस वहन। ठीक, आ प्लस योग प्लस वाहन मतलब वहन करना। आ का जब भी प्रयोग होगा तो आ हमेशा मना करने या नहीं के रूप में प्रयोग होता है, आप लोग पता है।
दूसरा योग का मतलब होता है जुड़कर, और वहन मतलब चलना, ठीक है। तो वे वर्ण जो केवल और केवल स्वर वर्ण के साथ प्रयोग होता है, व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग कभी नहीं होता, ठीक है। अयोग वाह वर्ण कैसा वर्ण है? जो हमेशा स्वरों के साथ प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा, हमेशा स्वरों के साथ प्रयोग होता है अयोग वाह वर्णों का, कभी भी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे शब्द होता है, एक शब्द है जैसे हंस, ठीक है, हंस। तो हंस में जो है ये बिंदी जो है, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये ह जो है ये क्या है? व्यंजन है। तो ये व्यंजन के साथ इसका प्रयोग हो रहा है, आप लोग को यहाँ पर भ्रम हो सकता है। लेकिन इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हा होगा, प्लस क्या होगा? आ होगा, और प्लस जो होगा अम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अम का प्रयोग किसके साथ होगा? आ के साथ, ना कि ह के साथ। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा स और उसके बाद हो जाएगा आ, ठीक है। तो ये आ के साथ अम का प्रयोग हो रहा है, ना कि ह के साथ। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये अम का प्रयोग जो है वो केवल और केवल स्वरों के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है, ठीक। दूसरा अगर देखें अह का प्रयोग, तो अह का प्रयोग भी देखें तो जैसे एक शब्द लिखते हैं अतः, ठीक है, अतः। तो यहां पर विसर्ग लगा है, तो ये विसर्ग का प्रयोग आपको लग रहा होगा कि जो ये अतः है इसका प्रयोग ता एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ हो रहा है। लेकिन यहां भी अगर आप इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ता, और ये हो जाएगा आ के साथ, जो इसका क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, किसका? आ का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको बता दिया हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अयोग वाह वर्ण को, अयोग वाह वर्ण का मतलब होता है जो केवल और केवल स्वरों के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका, ठीक है, ऐसे वर्ण जिसका स्वरों के साथ प्रयोग होता है, व्यंजन के साथ कभी भी उसका प्रयोग नहीं होता है, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? अयोग वाह वर्ण कहते हैं, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा 11 स्वर वर्ण होते हैं और 2 अयोग वाह वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया स्वर वर्ण। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्णों के विभिन्न प्रकारों को, उसको कितने प्रकार से विभक्त किया जाता है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो हम लोग उस पर अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखेंगे स्वर को जो है वो दो भागों में बोलता हूँ, विभिन्न उसके उच्चारण के आधार पर, होंठ आकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। स्वर वर्णों के प्रकार, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो स्वर वर्ण कितने हैं उत्पत्ति के आधार पर? तीन मुख्य रूप से मिलते हैं। कौन कौन से? तो ये पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा क्या? संयुक्त स्वर। ठीक, पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर। अब मैं बताता हूं कि एक एक जो है वो कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहां पर जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। उत्पत्ति मतलब स्वरों की उत्पत्ति, जन्म, उनका प्रकट कैसे हुआ है, वो कहां से आए हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, उत्पत्ति मतलब वो कैसे पैदा हुए हैं, ठीक। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, आप लोग ध्यान में रखिए, ऐसे स्वर जिनके जन्म का पता ना चले, ठीक है। ऐसे स्वर जिनके जन्म का पता ना चले कि वे कहां से आए हैं,
कैसे उत्पन्न हुए हैं वे क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा इसकी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे स्वर जिनके जन्म का पता ना चले, ठीक, वे क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, तो है ये आ, ई, उ और री। ठीक, ये 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि जो परिभाषा है वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे स्वर जिनके जन्म का पता ना चले, मतलब क्या, तो ये जो स्वर हैं, ठीक है, ये जो स्वर हैं वो उत्पन्न कैसे हुए हैं इनकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे आप लोग थोड़ा सा अब पीछे जाइए, जब ये स्वर और वर्ण और जब किसी को लिखना ही ना आता रहा हो तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती थी उसके लिए एक निश्चित संकेत होता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, मुख से निकली ध्वनि का एक चिन्ह होता है, एक लिपि होती है। ठीक, तो जैसे हम लोग आ उच्चारण करते हैं, मुख से ध्वनि निकलती आ, तो आ के लिए जो प्रयोग होता है वो ये होता है। जैसे ऊ उच्चारण करते हैं तो ऊ के लिए जो संकेत होता है ये होता है। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा डीपली जाइए और सोचिए, थोड़ा सा बैक जाके सोचिए कि जब हम लोग आ का उच्चारण कर रहे हैं तो ये संकेत लिखा जा रहा है, इसी को हम लोगों ने मान लिया। अगर हम लोगों को बचपन से जब पैदा हुए उसके बाद आ जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं और आ के उच्चारण में अगर ये संकेत सिखाया जाता तो हमारे लिए ये आ हो जाता, ना कि का। तो ये जो आ है इसका प्रयोग, इस संकेत का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग इस ध्वनि के लिए किसने किया, कब किया, कौन से ग्रंथ में प्रयोग हुआ, इसकी जानकारी का कोई भी अता पता नहीं मिलता है। जब हम ऊ उच्चारण करते हैं तो इस ऊ के लिए यही वाले चिन्ह का प्रयोग किसने किया, इसकी जानकारी भी हमको नहीं मिलती है। इसीलिए ये स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके जन्म का अता पता ना चले। ठीक, तो ये स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। इसी में से जो है वो क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए और अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, या 4 स्वर दे देंगे, इसमें से कौन जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ स्वर में। ठीक, तो दीर्घ स्वर में आप लोग याद रखिएगा, ऐसे स्वर जिसकी उत्पत्ति 2 समान स्वरों के मेल से होती है। ठीक है, ऐसे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति 2 समान स्वरों के मेल से होती है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 2 समान स्वरों से उत्पन्न जो स्वर हैं वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से, तो दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाएगी कितनी, 3। कौन कौन से, तो ये हो जाएगा पहला आ, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो किस किस से होती है, आ प्लस आ। ठीक है, आ प्लस आ। दूसरा अगर हम लोग देखें ई, तो ई की उत्पत्ति किससे होती है, छोटी ई प्लस छोटी ई। ठीक है, इसके बाद अगर देखें बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की उत्पत्ति किससे होती है, ऊ प्लस छोटे ऊ। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये समान स्वर है आ, और आ से मिलकर क्या बना, आ बना, ई, और ई से मिलकर क्या बना, ई बना, और ये समान स्वर ऊ और ऊ दोनों से मिलकर क्या बना, ऊ बना। तो ये समान स्वरों के जो मेल से उत्पन्न होता है, जो स्वर बनता है वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, समान स्वरों के मेल से उत्पन्न जो स्वर हैं वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण समय के आधार पर जो स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसमें भी आपको ह्रस्व स्वर देखने को मिलेगा और दीर्घ स्वर देखने को मिलेगा, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आप लोग आराम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त स्वर। ठीक,
तो संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर आप लोग समझिएगा, जैसे ये दीर्घ स्वर है वैसे ही एक दीर्घ स्वर किससे बनता है? समान स्वरों के मेल से। तो संयुक्त स्वर के लिए परिभाषा हो जाएगी, ऐसे दो असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न जो स्वर हैं, दो असमान स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से उत्पन्न जो स्वर हैं वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे संयुक्त स्वर। दो समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर और दो असमान स्वरों के मेल से क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। इसकी संख्या है 4 और इसकी संख्या है 3। ह्रस्व स्वर 4 प्लस दीर्घ स्वर 3, तो दो टोटल हो गया 7। तो असंयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं? 11। तो संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाएगी कितनी? 4। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन से? तो इसके बाद जो बच गया, कौन कौन सा बच गया? पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ओ और चौथा जो है वो औ। ठीक, चौथा क्या हो जाएगा? औ। तो ये किन किन स्वरों से बनता है? तो ये इसका जो निर्माण होता है वो आ प्लस छोटी ई से जो है ए बनता है, आ प्लस बड़ी ई से जो है वो ए बनता है। वैसे ही देखें, आ प्लस ऊ से जो बनता है ओ बनता है, और वैसे ही आ प्लस बड़े ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, तो ये असमान स्वर है। और दीर्घ स्वर में हम लोग देखे थे दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाला शब्द जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा संयुक्त स्वर। तो इसकी स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ए ओ और औ। ठीक है, ये दो असमान स्वर हैं, आ और बड़ी ई, ए, आ और छोटे ऊ से ओ, आ और बड़े ऊ से औ का जो है वो निर्माण होता है, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये तीनों चीजें। पहला ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ऐसे स्वर जिनके जन्म का आता पता ना चले, संख्या है 4, आ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर, जो समान स्वरों के मेल से जो है वो उत्पन्न जो स्वर है वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या है 3, आ, बड़ी ई, छोटे ऊ, आ और आ से आ, ई और ई से बड़ी ई, छोटे और छोटे ऊ से बड़ा ऊ। वैसे ही दो असमान स्वरों के मेल से जो उत्पन्न स्वर है वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ए ओ और औ। आ और छोटी ई से ए, आ और बड़ी ई से ए ओ, आ और छोटे ऊ से औ, आ और बड़े ऊ से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उच्चारण समय के आधार पर स्वर। दूसरा जो इसका प्रकार है देखते हैं हम लोग, उच्चारण समय के आधार पर स्वर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप लोग को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। और इसका जो PDF है वो अजय सर आप लोगों को ऐप के माध्यम से या टेलीग्राम माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और समझने की इसको कोशिश करें, ना कि रटने की। बहुत रटने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो इसको कम से कम आप लोग समझ के अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ठीक है, उच्चारण समय। अब यहाँ भी उच्चारण समय के आधार पर ही 3 प्रकार होते हैं स्वरों के। उच्चारण समय मतलब आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि शब्दों से हम लोग को पता चल रहा है कि उच्चारण मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करने में, किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करने में समय कितना लग रहा है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो इसमें भी हो जाएगा पहला क्या? ह्रस्व स्वर। इसमें भी हो जाएगा पहला ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर। और तीसरा इसमें चेंज होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा उच्चारण समय के आधार पे, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक, तो ये 3 प्रकार के जो है स्वर हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे? उच्चारण समय के
आधार पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है क्या, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होगा, ह्रस्व मतलब ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं हम लोग, लघु स्वर। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है, छोटा स्वर, लघु मतलब छोटा, और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं हम लोग, मूल स्वर। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा मूल स्वरों की संख्या कितनी है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपके पास आएगा क्या, 4। आंसर क्या आएगा, 4। इसी को ही मूल स्वर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा ह्रस्व स्वर को। ठीक है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। अब कहते किसे हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, उच्चारण समय है तो समय से रिलेटेड होगा, तो आप लोग ध्यान में रखना। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण कम से कम समय में हो उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब लघु छोटा, तो जाहिर सी बात है जिन स्वरों का उच्चारण कम से कम, लघु छोटे से छोटे, कम से कम समय में हो, वे स्वर क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में हो वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, या इसी को बोल सकते हैं मूल स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, तो ये भी सेम हो जाएगा, आ, ई, उ और री। ठीक, ये चारों ही हम लोग किसमें देखे, उत्पत्ति के आधार पर इससे पहले जो पढ़े, और यही जो है वो किसमें हो जाएगा, उच्चारण समय के आधार पर भी ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो ये चारों जो है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उच्चारण समय के आधार पर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में हो या जिनके उच्चारण में कम समय लगे वे क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आप लोग इससे रिलेट करके याद रखिएगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। कितना, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। किससे, ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, तो वे स्वर क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे वे क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय जो समय है वो ह्रस्व स्वर से 2 गुना हो तो वे स्वर क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, ए, ओ और औ। ठीक, ये 4 और ये 3 7, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर का आप लोग परिभाषा याद रखिएगा, बहुत आसान है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगे वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। उच्चारण समय के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखे थे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी, 3 थी, और इसके साथ उच्चारण समय के आधार पर 7 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये 7 तो हो गए कौन सा, दीर्घ स्वर, और ये 4 हो गए कौन सा, ह्रस्व स्वर। तो 7 और 4 11 तो यहीं पर हो गया। अब हमारे पास स्वर तो खत्म हो गए, तो प्लुत स्वर में क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्लुत स्वर क्या है, उसके बाद देखते हैं। वो आपके पुस्तक में जो परिभाषा दी हुई है उसके आधार पर आप लोग देखिएगा। पुस्तक में जो परिभाषा क्या दी हुई है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। ठीक, किससे, ह्रस्व स्वर से, और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे। ठीक, तो वे स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे इसका अगर परिभाषा देखें तो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से
दीर्घ स्वर से ये कितना 2 गुना समय लगता है। ठीक, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना और ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे, वे स्वर क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। ठीक है, ये तो आपका जो हो गया पुस्तक की दृष्टि से परिभाषा। ठीक, अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसका परिभाषा जो है पुस्तक में आपको क्लियर नहीं हो पाता है। आप लोग बेसिकली याद रखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए, ठीक है, लंबे समय तक किया जाए, तो वे स्वर क्या बन जाते हैं? प्लुत स्वर बन जाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक, जिनकी ध्वनि लंबे समय तक सुनाई देती है, वे स्वर क्या बन जाएंगे? प्लुत स्वर बन जाएंगे। मेरे ख्याल से स्पष्ट है। जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए, वे क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। ठीक है, ये किसी बुक्स में नहीं दिया है। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आप लोग 8 मान के चलिए। कैसे मैं बताता हूं। 8 जो हैं, 8 जो स्वर हैं वो प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे मैं बताता हूं। तो इसमें देखिए 8 कौन कौन से हैं। तो 7 तो ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और अ। 7 तो ये हो गए और 8वां इसमें शामिल हो जाता है क्या? अ। ठीक है, 8वां इसमें शामिल हो जाता है अ। तो ये 8 जो है वो प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो आप लोग आप समझिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है। ठीक है, लंबे समय तक मतलब पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे ओम जो लिखा होता है, ओम वो ऐसे लिखा होता है ये। ठीक है, तो ये ओ और ये 3 जो ये संकेतक लगा है बीच में, वो क्या कहलाता है? वो इसका कहना है कि जो ये ओ का उच्चारण है इतने समय तक करना है जितने समय 3 बार ओ बोलने में लगे। ठीक है, 3 बार ओ बोलने में लगने वाले समय तक इस ओ का उच्चारण करना है। इसीलिए 3 संकेत को जो है वो बीच में लिखा गया है। और ये जो ओ है वो वही क्या कहलाएगी? फिर प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे अगर सामान्य आप लोग बोल के देखिएगा, तो ये अगर मैं ओम ऐसे लिखूं तो आप लोग पढ़ेंगे क्या? ओम। ठीक है, सिंपल में हो जाता है ओम। लेकिन अगर इसको पढ़ना है तो 3 बार तक उच्चारण करते समय तो ये क्या बन जाएगा? ओम। ठीक है, तो ये जो ओ है वो क्या बन जाएगी? फिर प्लुत स्वर बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे ही देखेंगे जैसे एक सिंगर जो है जब गाना गाता है तो उसके गाना गाने के समय वो सामने पहले जो है आलाप लेता है, बहुत या जो भी ध्वनि का आलाप वो लेता है। तो वो जो आलाप है वो आलाप जो ले रहा है आ का या जिस भी स्वर का, वो लंबे समय तक लेने के कारण ऐसे चिन्ह लगा होता था। हम लोग काव्य में भी देखे हैं। तो ये लंबे समय तक जो है वो आलाप लेने के कारण जो ये अ है वो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? प्लुत स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखें, अगर और उदाहरण से समझाऊं तो किसी व्यक्ति को या किसी अपने चहेते रिश्तेदार को अगर आवाज देते हैं, या जो कोई भैया है तो भैया करके अगर जोर से आप लोग उसको आवाज दे रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये जो ये आखिरी ध्वनि है वो देर तक निकलती है और ये जो है वो फिर प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जिन स्वरों को लंबे समय तक उच्चारित किया जाए वे स्वर क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। और ये सभी के सभी जो है वो प्लुत स्वर का रूप धारण कर लेते हैं लंबे स्वर के उच्चारण के बाद। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे। अब ये 8 हो गए, इसमें से आ ले लिए, लेकिन इन बाकी तीनों को क्यों नहीं लिया गया, ये भी प्रश्न होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ई को जब हम लंबे समय तक उच्चारित करेंगे तो ई जो है वो प्लुत स्वर में कन्वर्ट होने से पहले वो क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। ठीक है, ई आप उच्चारण करके देखिए, ई करके उच्चारण करेंगे तो ये बड़ी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर ये क्या है? प्लुत स्वर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ई
प्लुत स्वर बनने से पहले बड़ी ई में चूंकि कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ई को जो है वो प्लुत स्वर में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे ही ऊ का है, ऊ जो है वो बड़ा ऊ बन जाता है, उसके बाद जो है वो प्लुत स्वर में शामिल होता है। ठीक है, ऊ का भी उच्चारण अगर हम लोग करते हैं तो ऊ जो है वो उच्चारण करने के बाद बड़ा ऊ में पहले परिवर्तित होता है, उसके बाद वो प्लुत स्वर में कन्वर्ट होता है और बड़ा ऊ यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, इसीलिए वैसे ही री को, ठीक, तो ये तीनों को जो है वो इसीलिए शामिल नहीं किया जाता प्लुत स्वर में। ठीक, बाकी सभी का आप उच्चारण करके देख सकते हैं, ये स्वयं जो है वो प्लुत स्वर का रूप वो है धारण कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दोस्तों वर्ण को देखा, वर्ण में जो है वर्ण की परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा की है। मेरे ख्याल से ये जो बताया हूँ उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग कल इसके जो और प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर व्यंजन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग निरंतर बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।